नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और ये हफ्ता पूरा एक्शन पैक रहने वाला है। इस हफ्ते की शुरुआत कर लेते हैं विदेशी बाजार के संकेतों को समझ के। विदेशी बाजार के संकेत, शुरुआती संकेत अच्छे हैं। एशियाई बाजार आप देखिए, एसजीएक्स निफ्टी 11,400 के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब, करीब आधे % की बढ़त के साथ यहां पर कामकाज देखेंगे आप। वहीं हांगकांग के बाजार में भी करीब 244-45 अंकों की बढ़त के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि जापान के बाजार में हल्की सी सुस्ती जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही डाउ फ्यूचर्स में बढ़त के साथ ही ट्रेड है। इस बीच शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, डाउ में 190 अंकों की बढ़त देखने को मिली और नैस्डैक में भी नए रिकॉर्ड्स देखने को मिले। विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से जान लेते हैं। साथ ही कोरोना का अपडेट दीपांशु भंडारी से लेंगे और थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, अच्छे संकेत आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। जहां तक ग्लोबल मार्केट की क्यूज का सवाल है, देखिए एसजीएक्स निफ्टी की अच्छी शुरुआत है, लगभग 40-50 अंक ऊपर हैं, 11,400 के ऊपर। डाउ फ्यूचर्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं और एशिया के बाजार भी पहले सेशन में इस समय काफी पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। और शुक्रवार को भी अगर हम देखें तो अमेरिकी बाजारों का एक्शन काफी मजबूत रहा। जो तेजी का ट्रेंड है वो बरकरार है। S&P 500, नैस्डैक दोनों ने ही नया रिकॉर्ड बनाया। डाउ में लगभग 200 अंकों की तेजी थी, दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ और डाउ भी अपने हाई से अब सिर्फ 5% दूर है। दिग्गज आईटी शेयर्स में एक बार फिर से खरीदारी हमने देखी। एप्पल का शेयर 5% उछला और पिछले हफ्ते 8% की तेजी थी इस शेयर में। और साथ ही अगर हम देखें तो इस साल 70% का उछाल एप्पल के शेयर में आया है, तो वहां से मार्केट्स को सहारा मिला। बाकी दिग्गज आईटी स्टॉक्स में भी खरीदारी थी और जिस तरह का डेटा आ रहा है अमेरिकी इकोनॉमी से, उससे काफी सहारा मिला निवेशकों को। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों का ही डेटा देखें जुलाई के महीने का, तो वो काफी पॉजिटिव रहा। और साथ ही जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स का एक आंकड़ा है जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है जो रियल एस्टेट मार्केट के लिए, वहां से भी काफी मजबूत संकेत आए। तो डेटा के लिहाज से कहीं भी परेशानी नहीं थी और इसलिए निवेशकों का मूड अच्छा रहा। स्टिमुलस प्लान पर अभी भी कोई भी सहमति नहीं है, पर इसको मार्केट फिलहाल तो इग्नोर कर रहा है या कहीं ना कहीं प्राइस इन कर रहा है कि आगे जाके स्टिमुलस प्लान आ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजारों में जरूर कमजोरी देखने को मिली। कच्चा तेल दायरे में रहा, पर अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद प्राइसेस में थोड़ा बढ़त देख सकते हैं, क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको जो एक की प्रोडक्शन एरिया है, वहां पर 2 तूफान आने वाले हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में परेशानी हो सकती है। तो इसके चलते चलते तेल के दामों को सहारा मिल सकता है, ये देखना पड़ेगा। एक डेवलपमेंट है तेल प्राइसेस के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो सोने में हमने गिरावट देखी है, एक हफ्ते के निचले स्तर पर है, पर डॉलर में मजबूत रिबाउंड रहा, जिस तरह का अमेरिकी बाजारों से डेटा आया है। ओके, तो क्लियरली निवेशकों का भरोसा भी कायम रहा विदेशी बाजार पर। सेंटिमेंट्स और डेटा भी पॉजिटिव लग रहे हैं। लेकिन साथ ही दीपांशु, कोरोना की स्थिति देश और दुनिया में कैसी देखने को मिल रही है? कई सारी खबरें हैं। भारत की अगर बात करें तो अभी भी स्थिति में सुधार के संकेत आना बाकी है। पिछले 3 दिनों में 2 लाख नए मामले भारत में सामने आए हैं और करीब 2700 लोगों की मौत हो गई है। सैटरडे के दिन की अगर बात करें तो रिकॉर्ड 70,000 नए मामले उस दिन आए थे। फिलहाल भारत की बात करें तो 31 लाख से ज्यादा लोग इस समय संक्रमित हैं और तकरीबन 58,000 की मौत हो चुकी है। एक्टिव मामले 7,10,000 के करीब हैं और रिकवरीज 23,36,000 के पास हैं इस समय। एक डेवलपमेंट आया है कि अब लोगों के और गुड्स के मूवमेंट पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। तो ये एक अच्छी बात है और वैक्सीन को लेकर भी अच्छी खबरें आई हैं, जहां तक हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन का बयान है, पर देखना पड़ेगा इस पर क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप यूएस की बात करें तो वहां के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और अब 7 दिन का ट्रेंड दिखा रहा है कि पिछले हफ्ते एक भी दिन ऐसा नहीं था जहां 50,000 से ज्यादा नए मामले आए। हालांकि अभी भी यूएस के केस काउंट ज्यादा है, पर काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं यूएस में कोरोना वायरस को लेकर। एक तो जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट होता है उसके लिए इमरजेंसी मंजूरी दी गई है। अभी तक प्लाज्मा ट्रीटमेंट की मंजूरी नहीं थी, पर अब कहा गया है कि अगर इमरजेंसी केसेस में प्लाज्मा यूज करना पड़े तो इसमें कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर खबरें हैं कि ट्रंप एस्ट्राजेनेका, जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका साथ में वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, उसके इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, तो वो एक डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। पर इसके अलावा ट्रंप ने खुद अपनी यूएस एफडीए पर अटैक किया है और वो कह रहे हैं कि यूएस एफडीए जानबूझकर वैक्सीन की डेवलपमेंट को डिले कर रहा है। वो कह रहे हैं कि यूएस एफडीए का एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो चाहते हैं कि ट्रंप इलेक्शन ना जीतें,
इसलिए 3 नवंबर के इलेक्शंस तक वो इस वैक्सीन डेवलपमेंट को डिले कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल अटैक है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, पर जरूर ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी खुद की यूएस एफडीए पर एक नया अटैक किया है इस बार। और दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार के संकेत और साथ ही कोरोना का अपडेट अब आपके सामने है, लेकिन जान लेते हैं कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार समझते हैं। और अच्छी बात यह है कि एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट और साथ ही वायदा बाजार में खरीदारी के आंकड़े हैं। एफआईएस ने कैश मार्केट में 410 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं एफआईएस ने वायदा बाजार में 2198 करोड़ की खरीदारी की है। कैश मार्केट में वायदा डीआईएस की तरफ से करीब 251 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली एफआईएस कैश मार्केट और साथ ही वायदा बाजार में कर रहे हैं खरीदारी, डीआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े। लेकिन चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे लग रहे हैं आज, शुरुआती संकेत एशियाई बाजार से भी बेहतर हैं, और एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े कैसे समझे इन संकेतों को, और आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत करने के लिए बहुत ही बेहतरीन संकेत है। हफ्ते की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर संकेतों की आप उम्मीद कर नहीं सकते। और अच्छी बात यह कि वायदा कारोबार के एक्सपायरी का भी हफ्ता है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का सहारा बाजार को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये एक अच्छा संकेत है जिसके दम पर शुरुआत करेंगे। तो मेरा ये समझना है कि जो तेजी दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, हो सकता है मुझसे भी बेहतर शुरुआत करते हुए दिखें। 11,425 11,450 की रेंज में शुरुआत करते हुए दिखें। जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए वो 10,250 से 11,300, माफ कीजिएगा, 11,250 से 11,325 की रेंज में अब अच्छा सपोर्ट है। और ऊपरी स्तरों पर 11,450 11,500 के आसपास जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है। 11,500 बड़ा लेवल है, देखते हैं कि वहां पर जाकर प्रॉफिट बुकिंग आती है या नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 22,175 अब मजबूत सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए बन चुका है। और ऊपरी स्तरों पर 22,500 से 22,650 तक बैंक निफ्टी की जाने की कोशिश हो सकती है। तो एक अच्छा मजबूत ट्रेडिंग सेशन आज देखने को मिलेगा, जहां ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, एफआईएस की खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। टेक्निकली हम बाजार में बहुत अच्छी क्लोजिंग देते हुए नजर आए हैं। वीकली क्लोजिंग हमारी वन ऑफ द बेस्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मजबूती और आगे बढ़ेगी। कैश स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मेटल्स, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी के शेयर यहाँ पर नजर रखिए, अच्छी मजबूती नजर आएगी आपको। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर लिहाज से संकेत जो हैं बेहतर आते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरह से अनिल जी भी बता रहे हैं, हर तरफ से मजबूती देखने को मिलेगी। इंडेक्स स्पेसिफिक मूव्स भी आप देखेंगे और साथ ही मार्केट और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर देखने को मिलेगा। करना सिर्फ आपको इतना है कि रणनीति जो है उसे नोट डाउन कीजिए वक्त वक्त पर, उसमें जो चेंजेस भी हम बता रहे हैं उस पर भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते आज कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए हमारे साथ देवांशी अशर जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले तो देखिए जो इवेंट्स है उसमें एमपीएस इस कंपनी पर आप नजर रखिए। जो बायबैक की रिकॉर्ड डेट है वो आज है और इसी के चलते आज स्टॉक पर नजर रखिए। साथ ही जो नतीजे आते हुए दिखे उसमें पीएनबी के नतीजे आए थे जो अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे थे। सबसे पहले मुनाफा, क्योंकि घाटे का अनुमान था, उसके सामने बैंक ने इस बार मुनाफा पोस्ट किया है। लेकिन आप देखिए जो ब्याज आया है वो करीब 63% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफा इस बार 69% कम है, लेकिन घाटे का अनुमान था उसकी कंपेरिजन में 308 करोड़ का मुनाफा बैंक की तरफ से आता हुआ दिखा है। साथ ही ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस भी यहाँ पे सुधार दिखा रहे हैं। तिमाही आधार पर 14.21% से घटकर 14.11% पर ग्रॉस एनपीएस है और नेट एनपीएस भी 5.78% से घटकर 5.39% पे आते हुए दिखे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के आंकड़े इस बार कमजोरी है, जो कुल आय है करीब 33% तक कम होती हुई दिखी है। मुनाफा भी 65% तक कम होता हुआ दिखा है। ग्रॉस एनपीएस में बढ़त देखने मिली है, 1.47% से बढ़कर 2.2% पर आती हुई दिखी है। साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस बार आप देखिए जो नतीजे हैं जो ब्याज से आए हैं वो काफी बढ़ती हुई दिखी है। 2518 करोड़ से बढ़कर 6403 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। साथ ही जो मुनाफा भी है वो 224 करोड़ से बढ़कर 332 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। और साथ ही ग्रॉस एनपीएस में हल्की बढ़त जरूर होती हुई दिखी है, लेकिन टॉप लाइन और बॉटम लाइन अनुमान से हल्की सी बेहतर आती हुई दिखी है।
गॉडफ्री फिलिप्स इसके नतीजे लॉकडाउन के चलते हल्के से कमजोरी आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 50% तक की कमजोरी आती हुई दिखी है। साथ ही कामकाजी मुनाफा करीब 70% तक कम होता हुआ दिखा है। और अगर मार्जिन की बात करें तो इस बार 25% से घटकर 15% के मार्जिन कंपनी ने पोस्टिंग किए हैं। और साथ ही जो मुनाफा है वो इस बार करीब 53% तक कम होता हुआ दिखा है। 119 करोड़ से घटकर 53 करोड़ का मुनाफा कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखा है। इस तिमाही में इनके जो खर्च थे वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखे थे। साथ ही आय में भी कमी आती हुई दिखी है। मिंडा इंडस्ट्रीज के भी कमजोर नतीजे इस तिमाही में आते हुए दिखे। जो आय है करीब 70% तक कम होती हुई दिखी है। मार्जिन आप देखिए इस तिमाही में कम होते हुए दिखे थे क्योंकि एबिटा लॉस आता हुआ दिखा है 72 करोड़ का। 172 करोड़ के एबिटा पॉजिटिव था पिछले साल और वहां से एबिटा लॉस इस साल आता हुआ दिखा है। और जो घाटा है वो भी 119 करोड़ का आता हुआ दिखा है 56 करोड़ के मुनाफे के सामने। तो मुनाफे के सामने घाटे में आती हुई दिखी है कंपनी और इसी के चलते इस पर भी आप नजर रखिए। आज के दिन आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड पर आप नजर रखिए और सारी इंश्योरेंस कंपनीज पर नजर रहेगी क्योंकि जो डील का ऐलान होता हुआ दिखा है इसी के चलते स्टॉक फोकस में रहेगा। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और भारतीय एक्सा जनरल की डील का ऐलान हो चुका है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में भारतीय एक्सा जनरल का मर्जर होता हुआ दिखेगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि करीब 2700 करोड़ के आसपास की डील होती हुई दिख रही है, जहां पे जो भारतीय एक्सा जनरल है इसके हर 115 शेयर के बदले लॉम्बार्ड के आपको 2 शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे। तो इसी के चलते आज स्टॉक भी फोकस में रहेगा। सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद ही ये डील आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। फीनिक्स मिल्स क्यूआईपी के माध्यम से करीब 1100 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, लेकिन डिस्काउंट पर ये पूंजी जुटाई गई है कंपनी की तरफ से। अब देखिए जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी वो करीब 700 रुपए के आसपास थी, लेकिन 605 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कंपनी ने ये पूंजी फिलहाल जुटाई है। और साथ ही गुजरात अल्कलीज केमिकल, साथ ही टाटा केमिकल्स और सारी जो केमिकल कंपनीज हैं उस पर आप नजर रखिए। जो घरेलू कंपनीज हैं इस पर आप नजर रखिए क्योंकि खबर आई है कि कोरिया से फॉस्फोरिक एसिड के इंपोर्ट पर आने वाले 5 साल के लिए अब सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी लागू कर दी है। 137 रुपीज प्रति मीट्रिक टन की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है। और इसके चलते आप देखिए सारी जो केमिकल स्टॉक्स हैं इस पर आपको नजर रखनी होगी। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिसके चलते बाजार में आज एक्शन देखने को मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के लिए आज के लिए आप तैयार रहें। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एजीआर मामले पर रुख करते हैं। आज लगातार 6वां दिन है जब एजीआर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। आज किन मुद्दों पर रहेगी नजर, साथ ही शुक्रवार के दिन क्या कुछ अहम रहा जब सुनवाई हुई, सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, गुड मॉर्निंग। 2 चीजें जाननी है, आज कौन सी चीजें हैं जिस पर सुनवाई में फोकस रहेगा और शुक्रवार के दिन के अपडेट्स क्या हैं, आप बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए आज काफी अहम सुनवाई है क्योंकि आज के दिन डीओटी को इंसॉल्वेंट टेलीकॉम कंपनीज पर काफी जवाब सबमिट करने हैं सुप्रीम कोर्ट में। सबसे बड़ा जवाब जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डीओटी से पूछा है वो रिलायंस जियो को लेकर है कि क्या डीओटी को क्या लगता है कि क्या जितने भी आरकॉम ने इनका स्पेक्ट्रम में तो अभी तक यूज करा है, आरकॉम का स्पेक्ट्रम जो जियो ने यूज करा है, क्या उनको एजीआर ड्यूज देने के लिए अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए या नहीं। तो इस पर डीओटी को जवाब देना है। दूसरे हाथ पर 1999 से ऐसी कौन सी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रही हैं, उसके बारे में डीओटी को जवाब देना है। दूसरे हाथ पर इंसॉल्वेंट कंपनीज की जितने भी स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं उनका डेट वाइज और डे वाइज ब्रेकअप कोड को सबमिट करना है। और अभी तक जितनी भी अभी तक जितनी भी इंसॉल्वेंट टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल डिटेल्स भी आज डीओटी को सबमिट करने हैं स्पेक्ट्रम को लेकर कि अभी तक कितने वो स्पेक्ट्रम के ड्यूज वो बेच चुके हैं और कितना अभी स्पेक्ट्रम में ड्यूज बचा है। तो इन सारे मुद्दों पर आज डीओटी को सुप्रीम कोर्ट को काफी अहम जवाब देने हैं। और अगर हम फ्राइडे की सुनवाई की बात करें तो फ्राइडे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सारे इंसॉल्वेंट टेलीकॉम कंपनीज को सुन लिया था, लेकिन सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की फ्राइडे को एयरटेल को लेकर थी जब वो वीडियोकॉन के काउंसिल से बात कर रहे थे। और वीडियोकॉन के काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला था कि किसी ना किसी को तो एजीआर ड्यूज चुकाने पड़ेंगे। अगर वीडियोकॉन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसा चुकाइए, नहीं तो अगर आप पैसा नहीं देंगे तो एयरटेल को आपका पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे काफी मेन ऑब्जर्वेशंस फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने करे थे, लेकिन आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज डीओटी को काफी अहम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब सौंपना है। आज की जो हियरिंग है आज वो 2 बजे से उसकी शुरुआत होगी। बिल्कुल दानिश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का दिन काफी अहम है और सुनवाई से जुड़ी हर डिटेल, हर अपडेट हम वक्त वक्त पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है। आइए पहले उसे देख लेते हैं।
आईसीआईसीआई बैंक और अल्ट्राटेक 2 स्टॉक में लेकर आया हूँ, जिनको आप खरीद सकते हैं। 375 रुपए जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी कॉल आईसीआईसीआई बैंक में आप खरीद सकते हैं। 5 रुपए 15 पैसे पे स्टॉप लॉस रहेगा करीब 3 रुपए और टारगेट है 8.5 रुपए। अल्ट्राटेक हमने देखा कि बढ़ के गिरा फिर बढ़ा, तो ये आमतौर पर जिस दिन बढ़ता, आज थोड़ा बढ़ा है तो दूसरे दिन गिरना चाहिए मंडे को, लेकिन फिर भी ये 2 या 3 दिन के हिसाब से लेंगे तो पैसे मिलेंगे। तो 4200 के कॉल आप ले सकते हैं 65 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 40 रुपए और टारगेट रहेगा इसका 105। चलिए, तो 2 कॉल्स है हमारे पास। आईसीआईसीआई बैंक अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 375 की कॉल रहने की राय, यहाँ पर 8 रुपए और 50 पैसे के लक्ष्य को मानकर चले। यहाँ पर 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर 4200 की कॉल अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की खरीदने की राय है, 105 के लक्ष्य को मानकर चले। यहाँ पर 40 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। 5 कॉल्स हैं और 500 की 5 खरीदारी की है। शुरुआत निर्मल वंग से करेंगे। इनका कहना है कि टिन प्लेट में खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 148 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मानकर चले। 164 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कीजिएगा। जयश्री टी में खरीदारी करें, यहाँ पर टारगेट 70 के मानकर चले, स्टॉप लॉस 62 का लगाना होगा। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय विनती ऑर्गेनिक्स और एक्साइड इंडस्ट्रीज पर है, दोनों पर खरीदारी की जा सकती है। इनका मानना है कि विनती ऑर्गेनिक्स में 1090 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 1030 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज में 178 178 के टारगेट्स के लिए 167 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। और चॉइस ब्रोकिंग की राय हीरो मोटोकॉर्प पर है, कैश मार्केट में खरीदारी कीजिएगा। 3140 के लक्ष्य के लिए 2950 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन चलिए, अब हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो सोमवार की शुरुआत भारतीय बाजार के लिए कैसी होती है आप देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल क्यूज जो हैं अच्छे आते दिखे हैं और बाकी तमाम फैक्टर्स जो भी हैं वो भी बाजार के हक में है फिलहाल। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी। मानसी, देखिए, स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही काफी पॉजिटिव बना हुआ है। इनफैक्ट हम काफी समय से 11,400 के लेवल की बात कर रहे थे, जो कि लास्ट वीक हमको अचीव करते हुए देखने को भी मिले थे। हमारे इमीडिएट टारगेट जो थे वो एक्सपेक्टेड इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन मार्केट में मूव देखने को मिला था। अब हमारा ये मानना है कि जो फॉल हमने ऑफ लेटली देखने को मिला था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी तरफ से देखने को मिली थी, एक बार फिर से निफ्टी मूव कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है 11,450 से 11,500 तक के लेवल को टच करने के लिए, बिकॉज ये वीक है वो है मंथली एक्सपायरी का वीक है, डेरिवेटिव एफएनओ एक्सपायरी ऑफ अगस्त सीरीज। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी के साथ साथ एक शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं काफी ज्यादा बनती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए निफ्टी में। ऑन द डाउन साइड जो इमीडिएट सपोर्ट है वो अब शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है 11,300 पे। ऑन द हाई साइड 11,450 से 11,500 तक के टारगेट्स होंगे। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल सकता है। तो 22,150 जहाँ पे जो कि फ्राइडे का लगभग लो बनता हुआ नजर आ रहा था, उसी के स्टॉप लॉस पे यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। 22,550 22,700 तक की अपसाइड की संभावनाएं काफी ज्यादा है। जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक में ब्रेकआउट आया है, सारी मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्स हैवीवेट प्राइवेट सेक्टर बैंक काफी अच्छे लग रहे चार्ट पे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस हमको इस सप्ताह देखने को मिल सकता है। बिल्कुल नीलेश, फिर आज के लिए आपके टॉप पिक्स, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स कौन से होंगे? बिल्कुल मानसी, दोनों ही बाय रिकमेंडेशंस हैं। पहला रिकमेंडेशन है प्राइवेट सेक्टर इंडेक्स हैवीवेट दिग्गज कंपनी एचडीएफसी बैंक। इसके अंदर फ्राइडे के सेशन में एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 1075 के स्टॉप लॉस से 1105 के टारगेट्स होंगे। दूसरा बाय रिकमेंडेशन है अपोलो टायर, जिसके अंदर एक फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट आया है। 129 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। 135 के टारगेट्स होंगे। बिल्कुल नीलेश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी से अमित सजेजा जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया जानना चाहूंगी। यूएस के जो डेटा आए हैं, पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिला है, उसका सीधा असर सोने चांदी की चाल पर हमने देखा है। ये हफ्ते की शुरुआत बुलियन मार्केट के लिए कैसी देख रहे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले हफ्ते हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी है, लेकिन जो ट्रेंड था वो नीचे की तरफ ही था और कहीं ना कहीं वीकली लोस के आसपास ही बाजार बंद हुए हैं गोल्ड और सिल्वर में। तो मुझे लगता है कि एक 7 रैलीज का एक रुझान रहेगा बाजार में। तो जो भी उछाल आता है उस पर बिकवाली की जा सकती है। आज हो सकता है कि 52,000
के आसपास से ही खुले और हल्की सी तेजी देखने मिले इनिशियली, यानी 52,200 52,300 पे, पर वहाँ पर बिकवाली की सलाह होगी टारगेटिंग 51,500। सिमिलरली चांदी में मुझे लगता है कि एक बार 68,000 के करीब बाजार ट्राई कर सकता है या 67,500 के रीजन में उछाल दे सकता है, बट वहाँ पर बिकवाली की सलाह होगी टारगेटिंग 66,000 ऑन द डाउन साइड। तो मुझे लगता है जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, वो जारी रहने की उम्मीद। ओके अमित, क्विकली क्रूड पर भी आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। मेरे हिसाब से क्रूड भी दायरे में है, तो 3,230 के नीचे जब तक है तब तक सेलिंग की सलाह होगी 3,180 से 3,190 के करीब, और डाउन साइड में 3,080, यानी जो दायरे का निचला स्तर है वहां पर आके एक बार मार्केट दोबारा जो है टेस्ट कर सकता है। तो 7 वैलीज क्रूड में भी सलाह होगी 1 से 2 दिन के नजरिए के हिसाब से। ऑलराइट अमित, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट का सारा एक्शन लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। स्टील सेक्टर पर एक रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली, काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि FY21 में अगर आप देखें तो डिमांड सप्लाई मैट्रिक्स के हिसाब से स्थिति बेहतर नजर आ रही है। मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टील स्टॉक्स इन्हें पसंद आ रहे हैं और मान रहे हैं कि अगली तिमाही में Q2 में अगर आप देखें तो जो नतीजे आएंगे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वो बेहतर देखने को मिलेंगे, जिसके चलते इन्होंने एबिटा के फोरकास्ट में इस साल के में करीब 13 से लेकर 62% की कुछ स्टॉक्स में बढ़ोतरी की है। अगले साल में अगर आप देखें तो 8 से लेकर 21% की ग्रोथ की उम्मीद लगा रहे हैं और सभी दिग्गज कंपनियों पर अगर आप देखें तो यहाँ पर टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया गया है। टाटा स्टील पर देखिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 435 से बढ़ाकर 565 कर दिया, 429 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। जिंदल स्टील एंड पावर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 215 से बढ़ाकर 280 कर दिया, 225 शुक्रवार की क्लोजिंग है। JSW स्टील पर इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य 232 से बढ़ाकर 320 कर दिया है, 281 क्लोजिंग है। और अंत में देखते हैं सेल, यहाँ पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 30 रुपए से बढ़ाकर 43 रुपए कर दिया गया है। यानी सभी अगर आप देखें तो स्टील स्टॉक्स पर टारगेट प्राइस अपग्रेड किए गए हैं। ऑलराइट आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।